हेलो एवरीवन, हाउ आर यू एंड वेलकम टू द चौहान विजन। मैं आपका दोस्त प्रदीप चौहान आपके सामने। आज हम न्यूज़ पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम के तौर तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इसको छोड़ना मतलब पैरपुलारी मानने से। करंट अफेयर आपको पता, प्रत्येक एग्ज़ाम में जो भी आप भारत का या फिर कोई भी एग्ज़ाम लो उसमें करंट अफेयर बहुत यूज़फुल रहता है। ठीक है कि बाहर तो कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए करंट अफेयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। लेकिन हम पार्टिकुलरली जो स्पेसिफिक एग्जाम को लेकर हम चल रहे हैं वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस है। और एज पर एसएससी भी है। ठीक है, एसएससी में भी करंट अफेयर्स आती है। और ठीक है, और जहाँ भी यहाँ भी करंट अफेयर का बोलबाला है। ठीक है, वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। आई होप दैट यू विल लाइक इट। सो आज आज हम पढ़ते अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन और पंजाब की भीषण बाढ़। ठीक है, आपदा प्रबंधन का है ये। आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन आपको बताइए क्या होता है। क्या हुआ, पंजाब राज्य इस समय पिछले कई दशकों की सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ से प्रभावित किए गए हैं। 19 से ज़्यादा गांव, 3.8 लाख लोग और 11.7 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई है। अब तक कुछ 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, गुरदासपुर के जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। सीमा के पार पाकिस्तान के पंजाब में भी हालत गंभीर है। वहाँ 9 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। क्यों आती पंजाब में बाढ़, ये रीज़न देख लेते हैं। पंजाब में कई नदियों जैसे कि हो गई रावी, हो गया ब्यास, सतलुज। ठीक है, और 5 नदी आपको पता है पंजाब 5 नदियों से बना हुआ है। पंजाब में कई नदियाँ जैसे रावी, ब्यास, सतलुज और मौसमी नदियाँ जैसे घग्गर और छोटी छोटी सी पहाड़ी नदियाँ। ठीक है, ये नदियाँ उपजाऊ मिट्टी आती है जिससे कि पंजाब खेती के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा इलाका है। पंजाब देश की केवल 1.5% जमीन पर फैला है, लेकिन ये लगभग भारत का लगभग 20% गेहूँ और 12% चावल उगाता है, इसलिए इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। 2025 की बाढ़ के मुख्य कारण क्या है। भारी बारिश, लगातार तेज बारिश से नदियां जलस्तर बहुत बढ़ गया, जिससे कि निचले इलाकों में पानी भर गया। ठीक है, और नदियों के उफान, जैसे सिंपल सी बात है, नदियों में उफान हुआ है बहुत ज़्यादा, जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि सतलुज, ब्यास और रावी नदियाँ के किनारे तोड़कर बाहर बाहर आ गई है, या फिर उन्हें जो बंदरगाह है या फिर हम बोल सकते हैं वो जो बाउंड्री लाइन जो होती है, ठीक है, वो तोड़ के शहरी क्षेत्रों में आ चुकी हैं और शहरी क्षेत्रों का जीना हराम हो चुका है। क्योंकि वो लोग ही, आप भी सोच के बताइए कि भाई स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले, प्रत्येक जो महिलाएं काम करती हैं, बाजार ले जाना होता है, ईच एंड एवरीथिंग हमें बाहर जाना पड़ता ही है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ लॉकडाउन हम घर में रह लिए थे, क्यों रह गए, हाँ हमारी मजबूरी थी और ये भी मजबूरी है। लेकिन जब पानी की, क्योंकि पानी से बाढ़ आती है, बाढ़ से घर गिर जाता है। ठीक है, जब घर ही नहीं बचेगा व्यक्ति रहेगा कहाँ, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है जो सामना करने वाली है। ठीक है, और आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोगों ने, बहुत से सिंगरों ने, ठीक है, सोनू सूद हो गया और भी इससे कई सिंगर हो गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, और भी बहुत से होंगे, मैं एक पार्टिकुलर पर्सन नहीं बोला, लेकिन हाँ उन्होंने लोगों में बाढ़ में सहायता और रिलीफ फंड और कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर भेजे गए जिससे कि उनको मदद की जा सके। और बांधों से पानी छोड़ना, ऊपर इलाकों में बांधों से जब पानी छोड़ा जाता है तो अचानक से नीचे इलाकों में बाढ़ आ जाती है। देखो सिंपल सा ये पॉइंट मैं आपको ये रखूंगा कि क्योंकि इन केस ऑफ दैट कि जो चाइना है, चाइना से भी, चाइना में ज़्यादा पानी हो जाता तो वो भी बाढ़ पानी छोड़ देता डैम्स में। जब डैम्स में पानी छोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और शहरी इलाकों में खराब नालियाँ, शहरों में पानी निकालने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, जैसे पानी भर गया और शहरी बाढ़ की स्थिति बन गई है। ठीक है, दिल्ली में आपको बताइए कि जीटीबी नगर में क्या इशू हुआ था। हाँ, ऐसे करके क्या है 5DI। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई विदेशी कंपनी पानी में पैसे लगाती है, भारत में पैसे लगाती है, जैसे फैक्ट्री बनाना, कंपनी खोलना आदि। अच्छी बात है, भारत में FY 2024-25 में 81 अरब डॉलर का निवेश मिला और 13.7 पिछले साल का है। कुछ बड़ी समस्या ये है कि पैसा भी आ रहा है और वापस भी जा रहा है। 2021 में 25 के बीच में भारत का कुछ 308.5 अरब डॉलर निवेश मिला, लेकिन उसमें से 153.9 अरब डॉलर वापस भी चला गया। पानी यानी असली फायदा, शुद्ध निवेश बहुत कम मिला।
ठीक है, सिंपल सा ये बोलेंगे हम। ठीक है, और शुद्ध एफडीआई हर साल कम हो रहा है, जैसे पैसा बचता है तो 21 में लगातार घट रहा है। बाद में कुछ 2024-25 में सिर्फ 0.4 अरब डॉलर ही रखा गया, यानी ज़्यादातर पैसा या तो वापस चला गया या फिर निवेश हो गया। रुझान अस्थिरता दिखाता है और कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। फाइनेंस स्टेटमेंट के 2024 में 25 में 63% हुआ। एफडीआई में ऐसा था कुछ समय पहले ही वापस चला गया था। वित्तीय फाइनेंस जो पहले बड़ा निवेश क्षेत्र में सिर्फ 12% निवेश रहा था। भारतीय कंपनी विदेशों में ज़्यादा निवेश कर रही थी 2011-12 में अरब डॉलर में। ठीक है, और 25 में 29.2 अरब डॉलर निवेश क्यों भाग रहे हैं? नियमों की उलझन, रेगुलेटरी प्रॉब्लम क्या है, कमजोर आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, नीतियों में अस्थिरता, पॉलिसी इनेबिलिटी। ठीक है, तो मुख्य चुनौती क्या है जो देखते हैं? पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। सिंगापुर जैसे कसम हमारे हमारे कसम क्या बोलते हैं, हमारे मियाँ तो बहुत कमाते हैं लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं, मतलब ऐसे करके। सिंगापुर और मॉरिशस जैसे टैक्स बचाने वाले देश में ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता, पारंपरिक बड़े देश जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और अब कम निवेश कर रहे हैं। असली उद्योग के बजाय पैसा अब सेवाओं या मुनाफे वाले क्षेत्रों में जा रहा है, जैसे देश की लंबी अवधि की ग्रोथ नहीं हो रही है। मतलब दोबारा एक बार लाइन पढ़ता हूँ। असली उद्योग की बजाय पैसा अब सेवाओं या मुनाफे वाले क्षेत्र में जा रहा है। क्या? असली उद्योग की बजाय पैसा अब सेवा और उसमें जा रहा है। जब सेवा होगी सेवा वाले में जा रहा है। ठीक, उद्योग में आ रहा है तो वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक सामान बनेगा। ठीक है, उससे टैक्स कटेगा, आरटीओ के पास जाएगा, आरटीओ वाला पास करेगा, उसका टैक्स लेगा। फिर जहाँ बंदर का टैक्स होगा वो जाएगा, फिर जाके किसी कंट्री में जाएगा तो वहाँ एंट्री का टैक्स लगेगा। जैसे देश की लंबी अवधि की ग्रोथ नहीं हो रही है। आगे का रास्ता क्या करना चाहिए? भारत का क्या एफडीआई की मात्रा नहीं, उसकी गुणवत्ता पर स्थिरता जरूरी है। सिर्फ आंकड़े बनाने से फायदा नहीं है, बल्कि असली काम है कि ऐसे निवेश को लाना जो देश के लिए बहुत जरूरी है। लंबे समय तक टिकने वाली भरोसेमंद पूंजी लानी होगी। ऐसी पूंजी कैपिटल जो भारत में लंबे समय तक रहे और देश की ताकत बढ़ाए, जैसे उद्योग, टेक्नोलॉजी, शिक्षा में। ऐसे नियमों आसान, सिंप्लीफाइड रेगुलेशन होने चाहिए, स्टेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट होना चाहिए, इंप्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और बिल ट्रस्ट होने चाहिए। मतलब ये 5-4 चीजें हैं जो तो दिमाग में रख लो। जैसे सिंप्लीफाई रेगुलेशंस होने चाहिए, स्टेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट होने चाहिए, इंप्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है, तो मानव पूंजी मतलब भारत को एक ऐसे क्षेत्र में निवेश लाना चाहिए जहाँ तकनीक स्वच्छ और उन्नत एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो। इसके लिए जरूरी है कि भारत में युवाओं की शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य में निवेश हो। ठीक है, इसका क्या, भारत एक ऐसे फैसले की घड़ी पर खड़ा हुआ जब जरूरत है एफडीआई को देश के विकास और युवाओं के भविष्य से जोड़े, ना सिर्फ नंबर की दौड़ में लगे। जीएसटी 2.0 क्या है, अब देख लेते हैं उसको। क्या है जीएसटी 2.0? सरकार ने जीएसटी 2.0 क्या? इसका मकसद टैक्स की दरों में कमी, सरल बनाओ, आसान बनाओ। आप हर चीज में टैक्स देते हो, गाड़ी खरीदी टैक्स, रोड पे चलेगी तो टैक्स, फिर टोल पंप पे ले आओगे फिर टैक्स, फिर आओगे फिर टैक्स। अब आप बताओ, पेट्रोल लोगे तो टैक्स, स्टेट में जाओगे तो टैक्स, स्टेट के एंट्री टू टैक्स। तो ईच एंड एवरीथिंग कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब टैक्स स्थिर होगा तो अपने करियर का निवेश कैसे कर पाएंगे? फिर सेविंग होगी नहीं, वो सेविंग होगी तो कहीं ना कहीं कंडीशन खराब होगी। टैक्स और कागजी काम का बोझ कम होगा, जिससे कि नवाचार हो, बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान दे पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। जीएसटी 2.0 दिखता है कि भारत की टैक्स नीति युवा में सपनों से भरे के मुताबिक वो तैयार हो रहा है। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? 130वां संशोधन विधेयक 2025 में क्या बताया? ये संशोधन भारत के संविधान के 3 अनुच्छेद आर्टिकल में बदलाव करेगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति और जिम्मेदारियों के लिए बताया गया। अनुच्छेद 164 इसमें मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों की जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 239 अनुच्छेद 164 इसमें मुख्यमंत्री की, राज्य मंत्री की जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 239 डबल ए ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के लिए विशेष प्रावधान किया गया। क्या बताता है? हटाने का नियम, रिमूवल क्लॉज क्या है, नया प्रावधान क्या है, 5 साल से जुड़े हुए सजा के क्या है, देखते हैं। देखो, आपने कभी देखा होगा कि बहुत से ऐसे मंत्री होते हैं कि कहीं ना कहीं वो इलेक्शन जीत जाते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद में कुछ ऐसे गलत करते में संलिप्त होते हैं या फिर शामिल होते हैं या फिर उनके बच्चे कुछ भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इश्यू होता है। ठीक है, और लगातार 30 दिन तक जेल होने पर उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। ठीक है, स्थिति प्रधानमंत्री की या केंद्रीय मंत्री, कौन हटाएगा? राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, स्थिति राज्य के मंत्री, कौन हटाएगा? राज्यपाल, और किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री। राज्यपाल बिना किसी सलाह के हटा सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री हटाएगा किसकी सलाह पे? राज्यपाल, बिना किसी सलाह पे हटाएगा कौन? राज्यपाल। राज्य मंत्री हटाएगा कौन? राज्यपाल। प्रधानमंत्री हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है,
अगर स्टेट की बात आ रही है सिंबल से राज्यपाल पे चले जाओ, ठीक है। सेंटर का यूटी की बात आ रही है तो विशेष नियम लागू होंगे। सेंटर, ठीक है, तो क्या विशेष नियम लागू होंगे, ठीक है। रिहाई के बाद क्या मंत्री वापस बन सकता है? हाँ, अगर व्यक्ति बाद में ही जेल में छूट जाता है उससे फिर मंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आज का हमारा ख़त्म हुआ लेक्चर, और आपका आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।